नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शाह और मात पर, और उसके साथ हम चर्चा करेंगे यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर। इस पर हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग्स और गुजरात का क्या कनेक्शन है, और यूएस एड को और पीएसयूज को लेकर कोई ताजा सूचनाएं भी हमें प्राप्त हुई हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और चौथे पर हम बात करेंगे लोन डिफॉल्टर्स की। कौन से वो नामी गिरामी लोन डिफॉल्टर्स हैं जिनका कर्जा हमारे पीएसयू बैंक हमारे टैक्स के पैसे से माफ करते हैं, जिसकी भनक भी हमें नहीं पड़ती। और आखिर में हम लोग बात करेंगे ओएनजीसी की जो रिलायंस पर जीत हुई है केजी बेसिन के मुआवजे को लेकर, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेकमेट को, यानी कि शाह मात को। ये एक पर्शियन शब्द है जिसका फारसी में अगर उत्पादन करें, चेकमेट को शाहमात कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि द किंग इज डेड, और इसको अरबिक में शाहमात से फिर फ्रेंच में एस्च्यू मात किया गया, और इंग्लिश में चेकमेट के नाम से जाना जाता है। इसका संदर्भ मैं आपको अब अपने अगले वक्त तक में बताऊंगा। अमेरिका ने पुतिन के लिए फिर से अपनी जादू की टोपी से खरगोश निकाला है। वो कैसे? जेलेंस्की के पास इस्तीफा देने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो एक दिवालिया राजा है, या कह लीजिए कि वो यूक्रेन युद्ध जो लड़ रहा है रशिया के साथ, उसमें उसका साथ अमेरिका ने अब छोड़ दिया है। और नाटो कंट्रीज को भी कह दिया है, यूरोप को भी कह दिया है कि आपको मना किया था कि आप ईस्ट की तरफ मत जाइए। आपने चेकोस्लोवाकिया और उसमें और देशों के साथ को जोड़ा जो आपने नाटो में, और उसके बाद आखिर में यूक्रेन को जोड़कर आपने रशिया से पंगा ले लिया। अब रशिया जो है, जो 2014 की वस्तुस्थिति थी यूक्रेन की, उसको बहाल करना नामुमकिन है। और हमें भूल जाना चाहिए कि यूक्रेन का ये जो सीमा थी 2014 से पहले क्या थी। ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन का कहना है। अब हमें यह पूछना चाहिए, क्या अमेरिकी विदेश नीतियों को गंभीरता से लिया जा सकता है? क्या यूरोपियन संघ के सहयोगियों को भी अमेरिका धोखा दे रहा है? क्योंकि नाटो बनाने में यूएस का कंट्रीब्यूशन है, और डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ की सारी जितनी भी शर्तें हैं, उनको शुरू से अमेरिका मैनेज करता आया है, उसको वित्त पोषित करता आया है। तो अब वो अपने हाथ क्यों पीछे कर रहा है? क्या वो यूरोपियन यूनियन देशों को रशिया के साथ हुए संधि समझौते के तहत धोखा दे रहा है? सवाल ये खड़ा हो जाता है। पुतिन के साथ ट्रंप का तालमेल बेहतर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 90 मिनट फोन पे बातचीत की। किसी भी राष्ट्रपति का पुतिन से बात करना 90 मिनट, वो भी एक बहुत बड़ी संकेत ये है कि रशिया और यूएस दोनों मिलकर ये लड़ाई चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, या अमेरिका रशिया को अपने साथ जोड़कर चाइना को कंट्रोल करना चाहता है, चाइना की पावर्स को रोकना चाहता है, पर चाइना रोकने वाला नहीं है। दूसरी जगह जिन देशों को सुरक्षा प्रणाली यूएस जिसकी अंडरराइटिंग करता था, जिनकी लिबरल डेमोक्रेसीज यूएस अंडरराइटिंग से चलती थी, जिनकी कसम जो है यूएस खाता था कि ये देश हमारे साथ हैं, ये हमारे मित्र हैं, वो अब क्या करेंगे? सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तो उस संप्रभुता या उस सोवरेन गारंटी पर डिफॉल्ट हो गया अमेरिका। आपको याद होगा, दानी साहब भी कहते थे कि इंडिया की सोवरेन गारंटी मेरी सोवरेन गारंटी है। इसीलिए यूरोप के कुछ कंट्रीज कहते थे कि यूरोप की सोवरेन गारंटी हमारी सोवरेन गारंटी है, अमेरिका की सोवरेन गारंटी यूरोप की सोवरेन गारंटी है। पर उस पर अब आघात लग गया है, और ऐसा लगता है कि अब यूरोपियन यूनियन यूएस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। लंबे समय में कनाडा, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के सभी देशों में अमेरिका से दूर हो जाने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, और चीन को नई दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लाभ होने वाला है। ऐसा लोग मान चुके हैं कि ब्रिक्स को अब फायदा मिलेगा। चाइना को तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्रिक्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो एक समय से फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए उस पर क्वेश्चन मार्क लगा था कि वो वायबल प्रोजेक्ट है कि नहीं है, अब चूंकि अमेरिका अपने आप को यूरोप से और जिन देशों के साथ उसके मित्र देश थे उनसे अलग कर रहा है, उनकी ग्रांट्स, उनकी एड्स रोक रहा है, तो इससे चाइना और मजबूत होगा। कैसे होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। यह स्पष्ट है कि यूएसएआईडी के बंद होने के से ब्रिक्स स्पष्ट विजेता होगा। यहां तक यूक्रेन का सवाल है, जेलेंस्की पद छोड़ देंगे, क्योंकि जेलेंस्की के पास अब कुछ चारा बचा नहीं है रिजाइन करने के अलावा। क्योंकि जिनसे वो लड़ रहे थे और जिनके दम पर लड़ रहे थे, उन्होंने उनके पैरों के नीचे से
कारपेट निकाल दिया है। अब अमेरिका अनुदान और सहायता के माध्यम से युद्ध के लिए धन उपलब्ध करा रहा था, अब नहीं कराएगा। अमेरिकी रक्षा उपकरणों और युद्ध मशीनों की बिक्री के अलावा तो आप युद्ध लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका बिगेस्ट वॉर मशीनरी है, और अमेरिका अगर आपको वित्त पोषित नहीं करेगा तो आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? अगर पूरी व्यवस्था को लिंचपिन अचानक अपने पैरों के नीचे से गलीचा खींच लेते हैं, तो ये यूरो नेतृत्व कैसे बचेगा? इस पर भी अब लोग चर्चा करना शुरू कर दिया है। माइक वॉल्ट्स ने, जो कि यूएस स्टेट के लिए काम करते हैं, माइक वॉल्ट्स ने सऊदी अरेबिया में केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कहा। और यही नोट मार्को रूबियो ने भी इस बात को नोट किया और तपाक से समर्थन किया कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही इसे खत्म कर सकते हैं, इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। यूक्रेन अगर ज़ेलेंस्की रिजाइन कर देते हैं तो युद्ध खत्म हो जाएगा। 2014 की स्थिति तो नहीं बनेगी, पर जिन जिन क्षेत्रों पर रशिया का कब्जा हो गया है वो रहेगा। अब क्या मान लेना चाहिए कि अमेरिका नया उत्तर कोरिया है? क्या मान लेना चाहिए कि उन्होंने रूस की अधिकांश मांगें मान ली हैं? पहली शर्त, मीटिंग से पहले ही उन्होंने सारी शर्तें मान ली, जिसमें बल द्वारा अधिकृत यूक्रेन के क्षेत्र की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कह दिया नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी यूक्रेन को। वो पहले भी ट्रंप जो है उसको अपोज कर रहे थे, और यूक्रेनी धरती पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब तो रशिया के हित में बातें की जा रही हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि जो रशिया चाहता था, ट्रंप बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। इस पे कोई शक नहीं है। जुलाई 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से 2 एहसान मांगे थे। पहला सर्वर जो अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने में यूक्रेन प्रयासों को रूस पर आरोपित करेगा, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में जुलाई में जब वो हार गए थे, तो वो ये कहना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि ये इलेक्शन मुझे हराया गया है, मैं खुद से नहीं हारा हूं। और इसलिए वो ज़ेलेंस्की पे प्रेशर डाल रहे थे कि वो कहें कि रशिया जो है वो इस तरीके के हस्तक्षेप कर रहा था और यूक्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं था, जिससे वो ये बात को सिद्ध कर सकें कि बाइडेन ने उनके चुनाव में रशिया की मदद ली। हालांकि दूसरा जो केस था, दूसरी जो बात थी, वो इससे भी ज्यादा विचित्र है। उन्होंने ये कहा कि चुनाव के केस को अमेरिकी कोर्ट में मजबूत किया जा सके, और दूसरा उन्होंने जेलेंस्की से जो बाइडेन को और उनके बेटे हंटर बाइडेन की जांच शुरू करने के लिए मांग की थी, क्योंकि हंटर बाइडेन उस समय रेयर अर्थ मिनरल्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन में घूम रहे थे, और ट्रंप चाहते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बाइडेन और हंटर बाइडेन ना लें, इसलिए वो जेलेंस्की से प्रॉमिस चाह रहे थे, और जेलेंस्की ने दोनों बातों पर ट्रंप को मना कर दिया और ट्रंप नाराज हो गए। यह मुख्य बात यह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप के दबाव में नहीं आने का मना कर दिया, ये तथ्य के बावजूद कि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाए हुए थे। यूक्रेन को उस टाइम, वो प्रेसिडेंट थे 2019 जुलाई में, और वो एक नरेशन बनाना चाहते थे कि मैं जब इलेक्शन में जाऊं तो जेलेंस्की ये कह दें कि रशिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा है इलेक्शन प्रोसेस में, जिससे वो इलेक्शन जीत जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि हंटर बाइडेन की अगर आप जांच खोल देंगे यूक्रेन में कि कैसे वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन में घूम रहे हैं और यूक्रेन से कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, तो उससे जो बाइडेन की जो दावा है राष्ट्रपति पद के लिए वो समाप्त हो जाएगा। और दोनों चीजों में उस समय राष्ट्रपति ट्रंप के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अमेरिका सैन्य सहायता के बदले में यूक्रेन से तेल, गैस और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का 50% हिस्सा भी मांगा। तो एक तरीके से उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया जेलेंस्की को कि तुम अपने तेल, गैस और खनिजों में 50% हिस्सा, नेचुरल रिसोर्सेज का 50% हिस्सा मुझे दो, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये एक तरीके से नियो इंपेरियलिज्म कह सकते हैं आप इसको, या इसको ये कह सकते हैं कि ये एक कलोनियलिज्म की कवायद की गई। जेलेंस्की ने उनकी नव औपनिवेशिक मांग को अस्वीकार कर दिया कि यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना डिमांड है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। लेकिन इस बात पर सहमत हो गए कि कुछ लोग इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं या हो सकते हैं। उन्होंने कहा रुपए में 10 पैसे तो मैं मान सकता हूं, पर पूरा रुपया नहीं मान सकता। जो आप डिमांड कर रहे हैं वो यूक्रेन की जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो उसका जो देश है, उसके इंटरनल मैटर्स को कॉन्फ्लिक्ट करता है, मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता। हालांकि रुडोल्फ गिलियानी के लिए काम करने वाले यूक्रेनी अमेरिकी लेफ परनास ने कहा था कि ट्रंप जेलेंस्की से बहुत नफरत करते हैं, और शायद इसीलिए जब दूसरी बार वो चुनकर आए तो उनका पहला टारगेट जो था वो जेलेंस्की थे।
ये बल द्वारा क्षेत्र अधिग्रहण का वैधता प्रदान करने के बराबर होगा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वॉशिंगटन ने खुद प्रस्तावित किया था कि यह विचार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के केंद्र में होना चाहिए। न्यूरम्बर्ग ट्रायल में सैन्य आक्रमण को अपराध माना गया है। इसमें 1950 में उत्तर कोरियाई आक्रमण और 1991 में इराकी आक्रमण से लड़ने के लिए सैनिकों को भेजने के लिए इस सिद्धांत को सक्रिय रूप से समर्थन किया था। यानी कि जब इराक युद्ध हुआ था तो इसी बेसिस पे हुआ था कि आप किसी भी देश को अटैक नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया के साथ भी यही हुआ था। आज अमेरिका यही कर रहा है कि वो रशिया की मदद कर रहा है, और रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया, उनकी जो जमीन थी वो हथिया ली। आज अमेरिका कह रहा है कि जो हुआ सो हुआ। वो ज़ेलेंस्की को बोल रहा है पीछे हट जाओ, अगर तुम नाटो के मेंबर नहीं होते तो रशिया तुम्हें अटैक नहीं करता, पर उसने अटैक करके अगर अपनी जमीन ले ली है तो अब आप उससे वापस नहीं ले सकते। तो ये सारे कन्वेंशंस को, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन हो, चाहे वो न्यूरम्बर्ग ट्रायल हो, चाहे वो आपकी द इंटरनेशनल के 1945 के या 1928 के कन्वेंशन में जहां ये तय हुआ था कि आप किसी भी देश पे अटैक करेंगे तो वो अटैक माना जाएगा, और उससे आप किसी की भी जमीन जो है वो हथिया नहीं सकते। उसको भी आपने अब खुली छूट दे दी। तो अब क्या मान लेना चाहिए कि युद्ध को कानूनी घोषित कर दिया गया है? अगर यूक्रेन से पीछे हटने के लिए कहा जाता है या अपनी जमीन पर कब्जा पाने से मना किया जाता है, या रशिया की सारी शर्तें मान ली जाती हैं, तो क्या ये रशिया का साथ देना, जो युद्ध कर रहा है उसी का साथ देना नहीं माना जाएगा? बात इस पर खड़ी हो जाती है। दूसरा विषय जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स पर डिस्कस करेंगे। शाह और मात की हमने बात की, तो ड्रग्स पे भी बात हो जानी चाहिए। गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी के पास है तो यूएसएडी की जो एड आती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 180 करोड़ रुपया हो या 150 करोड़ रुपया हो या 21 मिलियन हो या 18 मिलियन हो, जो भी ग्रांट यूएस एड द्वारा मोदी सरकार को दी गई, तो क्या गृह मंत्रालय को इसकी नॉलेज नहीं थी? एक बात। दूसरी बात, सरकार से कोई सवाल पूछता है तो उस पर सेडिशन लग जाता है। अगर ऑपोजिशन पूछती है तो उसको सीबीआई अटैक करती है। अगर कोई पार्टी बीजेपी को इलेक्शन में हराती है तो कहते हैं उनको खरीद लो। अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अटैक करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर कोई जज कोई ऐसा ऑर्डर दे दे जो सरकार के खिलाफ हो तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कोई भी धर्म विशेष या कम्युनिटी विशेष अगर सरकार के लॉस पर बात करती है तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। तो ये जो अमित शाह साहब की गृह मंत्रालय है, क्या इसको नहीं पता था यूएस एड का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ये शासन नहीं है, ये मोदी का भय का शासन है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ये सत्ता को बलपूर्वक हासिल किया जाता है, जिसमें जिसकी जड़ें अपराध, जबरन वसूली और उत्पीड़न पर आधारित आपराधिकता की विरासत है। गृह मंत्रालय की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, और गृह मंत्रालय का कोई स्टेटमेंट, वित्त मंत्री का कोई स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है। क्या वित्त मंत्रालय को नहीं पता है यूएस एड का पैसा कहां लगता है, कैसे लगता है? हालांकि मैं अगर आपको ड्रग्स की बात बताऊं तो एवियो फार्मास्यूटिकल्स मुंबई की एक कंपनी अवैध रूप से घाना, नाइजीरिया और कोट डी लिवर को बिना लाइसेंस के ओपियोड के साथ दवाइयां निर्यात कर रही थी। क्योंकि कुछ दवाइयां हैं, फार्मा कंपनीज हैं जिनको आईईसी कोड मिल जाता है। आपको बैंक अकाउंट खोलिए, आईईसी कोड ले लीजिए, आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। और फार्मा सेक्टर में आप दर्द की दवाइयां पैरासिटामोल बनाकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बीबीसी की एक अंडरकवर टीम ने एवियो फार्मास्यूटिकल्स के मालिक विनोद शर्मा का पर्दाफाश किया, जो ट्रेफेडोल नामक एक मांसपेशी आराम देने वाली दवा बनाते हैं, जिसका खतरनाक मिश्रण मिलाया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक, नशे की लत और शामक कर सकता है। उपभोक्ता अच्छा महसूस करते हैं और हर समय नशे में रहते हैं। इस पर वहां की जो टीम थी, उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट को भेजा, और विनोद शर्मा नाम का आदमी उनको दवाइयां दिखा रहा है और उसको पता है कि इसका मिसयूज हो रहा है, वो तब भी उनको मार्केटिंग कर रहा है उस दवा की। वो आदमी कहता है कि भारत में सीमा शुल्क का प्रबंधन है, पर हम समझते हैं कि वो ऐसा आत्मविश्वास से क्यों कह रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार को भी पता है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? सवाल ये भी खड़ा होता है।
और इस पर बड़ी बात होनी चाहिए। यूएसएआईडी को लेकर बहुत सारे खुलासे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। एक खुलासा यह भी आया है कि यूएसएड ने दुनिया भर के इस्लामी आतंकवादी संगठनों को $164 मिलियन की फंडिंग की है। हालांकि वही दूसरी तरफ भारत की कैशलेस पेमेंट के लिए नोटबंदी के साल ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में नोटबंदी भी यूएसएड के प्रोजेक्ट की हिस्सा थी? और अगर ऐसा था तो सबसे कमाल की बात यह हो जाती है कि एक तरफ नोटबंदी का तर्क यह दिया गया था कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, मतलब कि एक तरफ वैश्विक आतंकवादियों को जमकर फंडिंग हो रही थी और दूसरी तरफ उसकी कमर तोड़ने का झूठ फैलाकर भारत में नोटबंदी की गई। क्या यह कमाल की स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाएगी? क्या इसको हम एक तरीके से कमाल नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने कमाल कर दिया नोटबंदी कर कर, और वही पैसा यूएसएड का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी जा रहा है। हमारे नोटों में तो चिप लगना था, खैर वो चिप का तो पता नहीं कब लगा। हालांकि आज जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया है, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मैं वो ट्वीट दिखाना चाहता हूं, उसके बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को। इस ट्वीट में बायलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन यूएस और कनाडा के हवाले से केंद्रीय वित्त मंत्री ने या मंत्रालय ने प्रधानमंत्री और उनकी झूठी ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह बेनकाब किया है। इस ब्रिगेड में उन्होंने ठाट बाट वाले विदेश मंत्री भी शामिल हैं। वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाएं चला रही है, जिसका कुल बजट $750 मिलियन है। इसमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी परियोजनाएं केंद्र सरकार के साथ और उनके माध्यम से संचालित की जा रही हैं। और यहां पर अगर आप देखें, वित्त मंत्री ने जो कहा उसके बाद ये बायलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो 1951 में शुरू हुई थी यूएसएड की, उसमें अभी तक 17 बिलियन इंडिया को आ चुका है और करीब 555 प्रोजेक्ट्स इंडिया में किए जा चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट्स साढ़े सात 75 करोड़ रुपए, $75 करोड़ माफ कीजिएगा, वो यूएसएड द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये करंट फाइनेंशियल ईयर की ऑब्लिगेशन है यूएसडी $97 मिलियन, जो यूएसएड ने 7 प्रोजेक्ट्स में दिए हैं। सातों प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं: पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर एग्री एंड फूड सिक्योरिटी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एडेप्शन प्रोग्राम, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर हेल्थ प्रोजेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी पब्लिक स्पेस में है, आप जाके ट्विटर पर, यूट्यूब पर या गूगल पर देख सकते हैं। और यूएस इंडिया का मैं 18 सितंबर 2018 का आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद दिया है कि रूम टू रीड इंडिया पार्टनर स्कूल इन वाराणसी लर्निंग हाउ वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट बिकम एविड रीडर्स। तो उनके ही संसदीय क्षेत्र बनारस में यूएस एड इंडिया रूम टू रीड इंडिया पार्टनर स्कूल का प्रोग्राम करता है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जॉर्ज सोरस फंडिंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को वित्त पोषित कर रहे हैं देश के दुश्मन अर्बन नक्सल। तो अब यूएसएड से जो फंडिंग ले रहा है उसको अर्बन नक्सल कहा जाना चाहिए या ऑपोजिशन पार्टी को अर्बन नक्सल कहा जाना चाहिए? इस पर भी सवाल खड़े हो जाने चाहिए। और इससे एक रिलेटेड न्यूज मैं आपको बता देता हूं, भारत के पीएसयूज मोदी सरकार द्वारा आर्म ट्विस्ट किए जाते हैं। इंडियन ऑयल ने अभी तक 225 करोड़ रुपए एक ही फाइनेंशियल ईयर 2021 में दिए थे, ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए उसी साल में दिए थे, एनटीपीसी ने 250 करोड़, कोल इंडिया ने 220 करोड़, पावर ग्रिड ने 200 करोड़, भारत पेट्रोलियम ने 175 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 120 करोड़, गेल इंडिया 150 करोड़, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 30 करोड़। ये 9 कंपनी जिनका मैंने नाम बताया है, इन 9 कंपनियों ने टोटल अनुदान 1570 करोड़ रुपए का किया फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। और ये लूट जो है पिछले 5 साल से चल रही है, ये 1 साल की लूट नहीं है। और इसमें पीएम केयर्स में भी पैसा गया है, क्योंकि सीएसआर का पैसा भी पीएम केयर्स में जाता है। और अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक स्पेस में नहीं है कि ये पैसा किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, कौन से वो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिस पर यह पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा कहीं भी नहीं होती। तो ये भी एक बड़ा विषय जो है
वो खड़ा हो जाता है। अब हम आते हैं लोन डिफॉल्टर्स पर। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस बिग प्राइवेट लिमिटेड को बैंकों का 483 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। वापस नहीं कर पा रहे थे तो बैंकों ने रेजोल्यूशन प्लान के तहत उनसे 483 करोड़ के कर्जे के बदले सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए देकर निपटा दिया। मतलब कि 99% कर्जा उनका माफ कर दिया। और हमारे जब किसान अपने कर्ज की बात करते हैं तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। अपने ही बाग में किसान ने फंदे से लटका कर दे दी जान। कर्ज से परेशान एक किसान ने बुधवार को अपने ही बाग में पेड़ से लटकर जान दे दी। परिजनों ने जब फंदे से शव लटका देखा तो कोहराम मच गया। ये रानीपुर थाना के पंडितपुरवा गांव निवासी राजेंद्र कुमार मिश्रा का शव 200 मीटर दूर स्थित आम के बाग में पेड़ से, बहराइच की खबर है। 3.5 लाख रुपए मात्र बकाया था उनका। 3.5 लाख रुपए के लिए किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है। और एक और नाम लूंगा, प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा को आप जानते होंगे। मोहाली की जो T20 टीम है उसकी को ओनर थी, जय वाडिया के साथ थी। फिर उनकी शादी हो गई थी। उनका 18 करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने शिकंजा कसा। लिक्विडिटी संकट के कारण 6 महीने तक कोई लोन या निकासी नहीं। 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए जीएम को गिरफ्तार किया गया। बैंक के घाटे की रिपोर्ट में जमाकर्ता सन 2023-2024 में 22.77 करोड़ रुपए और 5 लाख तक की बीमित भुगतान की उम्मीद है। मतलब कि पैसा बैंकों का मर गया, बैंक में जिसके डिपॉजिट थे वो मर गए, सिर्फ 5 लाख रुपए तक का आपको बीमा मिलेगा। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वही बैंक है जिसने प्रीति जिंटा को 18 करोड़ रुपए का लोन दिया और माफ कर दिया। जमाकर्ता सोच रहे हैं ये किसके अकाउंट से पैसा गया, किसके टैक्स का पैसा था। और इधर किसान जो हैं वो मजबूर हैं 3.5 लाख के लोन के लिए आत्महत्या करने के लिए। तो ये भी एक सवाल जो है खड़ा हो जाता है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है और उसको आत्महत्या करने पे कौन मजबूर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा गुजरात मॉडल पर। गुजरात मॉडल का सच जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक और खबर दिखाऊंगा। इस खबर के चलते 6 साल में हमारे भारत में सबसे ज्यादा शटडाउन हुए हैं 2024 में। Most shutdowns in India were because of conflict, protests and instability, communal violence, elections and to prevent cheating in exams. सन 2024 में 84 और म्यांमार अगर हम देखें तो म्यांमार से बस थोड़ा सा हम ऊपर है। 2018 से लेके 2024 में इंटरनेट शटडाउन में हम म्यांमार से बस जरा से पीछे हैं। म्यांमार के 85 शटडाउन हुए हैं और हमारे 84 शटडाउन। ये शटडाउन क्यों किए गए? ताकि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज बुलंद ना हो। और सबसे ज्यादा ये उन यूटीज में है जिसमें गवर्नर्स रूल होते हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाकर सबसे ज्यादा शटडाउन वहां भी किए गए। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, इन सारी स्टेटों में। तो अभिव्यक्ति की आजादी को भी खत्म जो है सरकार कर रही है। और आखिर में मैं आपसे गुजरात मॉडल की बात करूंगा। गुजरात मॉडल का सच ये है कि कर्ज में डूब रहा है राज्य और झूठ बोल रही है सरकार। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि भाजपा का बहुचर्चित गुजरात मॉडल असल में सिर्फ एक छलावा है। हाल ही में पेश हुए राज्य बजट में गुजरात सरकार ने बताया कि राज्य पर 3,76,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, लेकिन संसद में पेश आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात पर असल में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी पूरे साल के बजट से भी ज्यादा। यह है गुजरात मॉडल। पहली बात तो यह कि गुजरात सरकार खुलेआम विधानसभा में झूठ बोल रही है। अब सवाल उठता है कि अगर गुजरात मॉडल इतना ही सफल था तो राज कर्जे में दलदल में क्यों धंसता जा रहा है? आखिरकार ये पैसा गया कहां? गिने चुने उपयोग कौन से उद्योगपति हैं जिनके कर्जे माफ किए गए? कुछ नाम मैंने आपको बताए और कुछ नाम आप पहले से ही जानते हैं। राज्य में कोई कल्याणकारी योजना नहीं चल रही है, जनता का कोई आर्थिक राहत नहीं मिल रही है, बुनियादी सुविधाओं पे कोई बड़ा निवेश नहीं है, या फिर ये पैसा कहां गया?
गलत आंकड़े पेश करना, जनता को गुमराह करना और हर मंच पर झूठे दावों का प्रचार करना भाजपा सरकार की राजनीति का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सच को कब तक छिपाया जा सकता है? आखिर में मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूं कि एफआईआईज़ का टोटल आउटफ्लो 2025 में अब तक रिकॉर्ड 1,12,000 पहुंच गया है और कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है। आज भी अगर स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट आज 923 पॉइंट गिरी थी, इंट्राडे लो हिट किया था 74,387 का और निफ्टी 50 247.55 पॉइंट गिर के इंट्राडे लो 22,548.35 पे हिट किया। थोड़ी सी रिकवरी हुई करीब 100 पॉइंट की सेंसेक्स में। और जो कंटिन्यूअसली स्टॉक्स गिर रहे हैं उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, एचयूएल, ये सब। और डिक्लाइन जो थी वो जोमेटो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और टीसीएस। जो मैंने पहले बताए वो शेयर्स जो थे वो बढ़ रहे थे और जो मैंने बाद में बताया जोमेटो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, भारती एयरटेल एंड टीसीएस वो गिर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मात्र फरवरी में अभी तक 33,500 करोड़ रुपए के करीब मार्केट से विड्रॉ किया है। टोटल आउटफ्लो 1,12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी में इसी तरीके से 78,027 करोड़ रुपए। टोटल आउटफ्लो एफपीआई का 1,12,000 करोड़ रुपए 2025 में पहुंच गया है। मार्केट के गिरने के 4 कारण बताए जा रहे हैं। आज ही की गिरावट जो 800 पॉइंट की हुई है उसमें माना जाता है 5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों को नुकसान हो गया। एक तरफ भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के नीचे आ गई और चाइना की इकोनॉमी 2 लाख ट्रिलियन के ऊपर चली गई, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड है, मेक इन चाइना है। भारत का ही 100 बिलियन से ज्यादा उनका कारोबार जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे ही अमेरिका के साथ कारोबार उनका $500 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना लगातार निवेश कर रहा है लैटिन अमेरिका में, चाइना लगातार निवेश कर रहा है अफ्रीका में, वो लगातार इमर्जिंग इकोनॉमीज में, मेक्सिको में, कनाडा में, सब जगह निवेश कर रहा है। और मेक्सिको को भी अमेरिका ने कहा है कि आप अपने चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाइए अगर आपको हमारे साथ कारोबार करना है। मतलब अब ट्रम्प डिसाइड करेंगे कि मेक्सिको कनाडा क्या करेगा। और जहां तक भारत की बात है, भारत को तो लाल आंख दिखाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड पर। मोदी जी को जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, ब्लेम किया है, हमारे भारत की 150 करोड़ की जो आबादी है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो अब शर्म से झुकी हुई है। क्या हमारा स्वाभिमान हमें वापस मिलेगा? क्या अमेरिका हमें फिर उसी दृष्टि से देखेगा जैसे पिछले 55 साल से देखता आ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब हम आने वाले समय में ढूंढेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।